अब हम डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़े ऊपर आ गए हैं और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है स्टैटिस्टिक्स के और डेटा साइंस के अंदर। है ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सीखने में और भी ज्यादा आसान है। क्योंकि आप इस चैनल पे आए तो मैं आपके लिए और भी आसान करने वाला हूँ इसका जो लर्निंग है वो प्रोसेस। तो चलो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा हम इसको लर्न करते हैं। CLT सीखते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, पूरे डेफिनेशन के साथ, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ मैं यहाँ पे बना के लाया हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन पढ़ते पहले। इफ वी टेक मेनी रैंडम सैंपल्स ऑफ सफिशिएंट साइट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन, मैं आपको यहाँ पे अगर विजुअल्स में बताऊं इसकी डेफिनेशन तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ वी टेक अ मेनी रैंडम सैंपल्स ऑफ सफिशिएंट साइट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। मान लो है कोई तो भी पॉपुलेशन है, अब वो पॉपुलेशन किसका है वो बात की बात है, लेकिन आप ऐसा मान के चलो अभी कि आपके पास एक पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी आपके पास पॉपुलेशन है। ठीक है, और आप इसमें से क्या करते हो, इफ वी टेकन रैंडम सैंपल्स ऑफ सफिशिएंट साइज, अब इसमें से आप क्या करते हो कि सैंपल्स लेते हो सफिशिएंट साइज के। मतलब आपने पहला सैंपल लिया, फिर आपने दूसरा सैंपल लिया, फिर यहां से आपने तीसरा सैंपल लिया, यहां से आपने चौथा सैंपल लिया, और यहां से आपने पांचवा सैंपल लिया। सफिशिएंट साइज के सैंपल, मान लो हर एक सैंपल की जो साइज है वो स्मॉल एन इक्वल टू 8 है, यानी जो हमारा फर्स्ट सैंपल है उसके अंदर 8 एलिमेंट है, सेकेंड के अंदर भी वैसा ही है, और फिफ्थ तक वैसा ही है। ठीक है, हमने सैंपल ले लिया हमारे पॉपुलेशन साइज में से। कैलकुलेट देयर मीन, मतलब ये जो भी आपने अभी सैंपल लिए है एन इक्वल टू 8, आप इसका मीन कैलकुलेट करो। मान लो आपका जो पहला सैंपल है उसका मीन आता है करीब करीब 8, आपका जो दूसरा मीन आता है वो आता है 9, आपका जो तीसरा मीन आता है वो आता है 8.5, आपका जो चौथा मीन आता है वो आता है मान लो 9.4, 9.1 आता है मान लो, और पांचवे का जाने दो। सो क्या बोल रहे हैं ये, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दो सैंपल्स mean will be approximately normal bell shape even if the population is not the normal। इसका मतलब क्या है, सीधा सा आपने जो भी रैंडम मतलब ऐसे सैंपल्स दिए उसका मीन निकाला, वो अगर मीन को अगर आप जब ऐसा प्लॉट करोगे प्लॉट, तो आपको यहाँ पे बेल शेप कर्व दिखाई देगा, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। जबकि ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं भी रहा तो भी इससे आपने सैंपल लिया, उस सैंपल का मीन निकाला, और उस मीन को अगर आपने प्लॉट किया तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलेगा। ठीक है, ये होता है हमारा सेंट्रल लिमिट लिमिट थ्योरम। आई होप आपको ये एकदम बेसिक सा उदाहरण समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे एकदम आपकी क्लैरिटी के लिए मैं एक उदाहरण भी लेके आया हूं। मान लो एक स्टूडेंट है, एक क्लास है जिसमें 1000 स्टूडेंट है, और मैं क्या करता हूं, टेक द सैंपल ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड कैलकुलेट देयर मीन ऑफ मार्क्स। 30 स्टूडेंट को मैं लेता हूं, फर्स्ट 30 स्टूडेंट मीन ऑफ मार्क्स इज x1, सेकेंड 30 स्टूडेंट का जो मीन आता है मार्क्स का वो आता है x2, और जो फोर्थ 30 स्टूडेंट का जो मीन ऑफ मार्क्स आता है वो आता है x4। अब मैं मीन को लिखता हूं, जो भी 30 स्टूडेंट जो सैंपल लिया था मैंने टोटल 1000 की पॉपुलेशन में से, मैं उसका मीन लिखता हूं, और इस मीन को जब मैं प्लॉट करूंगा गाइस तो मुझे यहाँ पे देखने मिलेगा एक बेल शेप कर्व, जो कि होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका ये जो 1000 स्टूडेंट है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था कि नहीं था। अगर ये 1000 स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन है
वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो भी उसके जो सैंपल का जो मीन का जो कर्व आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा। और अगर ये 1000 स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन है वो अगर नहीं आता है, क्या नहीं आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, तो भी उसके जो सैंपल का जो मीन का जो कर्व आएगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। regardless of whether the population has normal, Poisson or any other, the sample distribution of the mean always be normal। समझे आप? मैंने वही बोला आपको कि जो पॉपुलेशन है वो बात की बात है, वो नॉर्मल रहेगा तो भी उसका जो सैंपल का जो मीन का जो कर्व है वो नॉर्मली आएगा, और नहीं भी रहेगा तो भी नॉर्मली आएगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, उसके बाद मुझे आई थिंक ये पेज डालना था जो कि मैं चैट जीपीटी से सिंपलीफाई फॉर्म में आपके लिए लाया हूं। इन द सेंट्रल लिमिट थ्योरम द मीन of the sample distribution of sample means is equal to the population mean. This is does not mean that every sample mean is equal to the population mean. Individual sample may around equal to population mean। देखो एग्जांपल दिया उन्होंने, मान लो पॉपुलेशन मीन था 50, ये जो पूरा का पूरा हमारा पॉपुलेशन था इसका जो हमारा ये था मीन वो था 50। अब इसमें से मैं पहला सैंपल लेता हूं, ये पहला सैंपल डॉट यानी पहला सैंपल, ये इसका मीन आता है 48, फिर दूसरे सैंपल का 52, तीसरे सैंपल का 49। कौन से सैंपल का जो मीन होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होता है। लेकिन अगर मैं इन सबका सम कर दूं और फिर इसका मीन लू, बट द एवरेज ऑफ ऑल सैंपल मीन विल बी 50। क्या आपको समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा था? देखो, और थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए, जिन्हें समझ चुका है वो बहुत बढ़िया, और जिन्हें नई दिमाग में बात गई उन्हें मैं फिर से बताता हूं। ये थोड़ी सी हार्ड है, थोड़े जान दो। यानी कि मेरे पास एक पॉपुलेशन था, इस बार रेक्टेंगल में लेता हूं मैं। अब हो सकता है कि पॉपुलेशन पे से जो मैंने सैंपल लिया है, हो सकता है, शायद हो सकता है, मे बी, कि ये जो सैंपल मैंने लिया है पॉपुलेशन का और जो उसका मीन निकाला है मैंने सैंपल का जो मैंने मीन निकाला है, हो सकता है कि वो पॉपुलेशन के सैंपल के बराबर आ जाए, या नहीं भी हो सकता है। जैसे आप देखे आप। लेकिन ये बात श्योर है कि अगर मैं सैंपल्स का मीन ले लू, मान लो इसका मीन आया 1, इसका मीन आया 2 और इसका मीन आया 3, और मान लो 1, और ये जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है इसका मीन था 6, तो अगर मैं 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो वो भी मुझे इक्वल टू अप्रोक्स 6 के आसपास ही मिलेगा। 5.66 मिल सकता है, लेकिन ज्यादा ये संभावना है कि सैंपल्स का अगर मैं मीन लू, तो वो मुझे पॉपुलेशन के मीन के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, ये बोला है मैंने, पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के बराबर होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इरेजर ये इरेजर, ये रहा इरेजर। ये जो मेरा पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है, इसके मीन की तो मैंने आपको बात समझा दी, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हमारा पॉपुलेशन है। हाँ, ये जो है हमारा पॉपुलेशन है। अब मान लो ये जो पॉपुलेशन है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है आपको ए। ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिलता है ए। तो जो ये पॉपुलेशन के अंदर के जो सैंपल्स है, मान लो ये पहला सैंपल, ये दूसरा सैंपल, तो ये जो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है,
आपको मिलेगा ये फॉर्मूले से। जो फॉर्मूला हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, बाय रूट एन होता है वो सिग्मा बाय रूट एन, सिग्मा बाय रूट एन, सिग्मा बाय रूट एन। ये हमारा सैंपल का सिग्मा है और ये हमारा पॉपुलेशन का सिग्मा है। ठीक है, उस सिग्मा में आप कंफ्यूज मत होना, ये जो सिग्मा हमारा सैंपल का है और ये पॉपुलेशन का है, और डिवाइडेड बाय रूट एन। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, कि अगर हम एक पॉपुलेशन लेते हैं और पॉपुलेशन के छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं उनके, तो सैंपल का जो मीन आता है, एक सैंपल का मीन हो सकता है पूरे पॉपुलेशन के सैंपल के मीन के बराबर आए, हो सकता है, लेकिन अगर इन सैंपल्स का मैं मीन ले लूं तो ये गारंटी है कि ये पॉपुलेशन मीन के बराबर ही आएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय रूट एन होता है सैंपल का। बस यही बात होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लैरिटी मिली होगी। ये वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट जो चीज है उसे एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो पेन कैसा डार्क हो गया। नेक्स्ट चीजों को हम एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।